नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका पीटी एग्ज़ाम जो 2026 का होना है, अब उसमें बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, कुछ ही दिन शेष हैं दोस्तों। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपके पास मार्च, अप्रैल 2 महीने विशेष रूप से हैं और इनमें जो है इन महीनों के दिनों में आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर एक विषय के जो है संबंध में जो करंट सेंट्रिक जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं और आपके रिवीजन में वह काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। मुख्य तौर पर मैं आपको आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन कराने वाला हूं, तो हम लोग एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, जो पूरे साल लगातार चर्चा में रहा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है? आज हम लोग अगर हम आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में देखें तो स्थल, स्मारक और मंदिर की बात करेंगे। आपको पता होगा कि भारत का जो 44वां जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वह जो है घोषित कर दिया गया और मुख्य रूप से वह चर्चा में रहा, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस सेशन को और आशा करता हूं कि आपके रिवीजन में यह बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करें तो 12 किले इसमें शामिल है, आप लोगों को पता होगा। और आप देखेंगे मराठा सैन्य किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और भारत के 44वें जो यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में इसको जो है अब नामित कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है दोस्तों। इसी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। इसके संदर्भ में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के परिचय पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करें तो आप देखेंगे यह किला मुख्य रूप से अगर यहाँ पर हम बात करें तो यह किले जो है जो 12 हैं, यह मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति, रणनीति और स्थापत्य कौशल को दर्शाते हैं और इसका निर्माण मुख्यतः आप देखेंगे 17वीं से 19वीं शताब्दी है इसके बीच में हुआ है। दोस्तों, ये किले शिवाजी महाराज और बाद के जो पेशवा हैं उनसे मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं और अगर इसके भौगोलिक विस्तार पर हम लोग नजर डालें इन किलों के, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको फैले दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक किला आपको देखने को मिल जाता है इसके अंतर्गत, जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 किले हैं दोस्तों, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जो रणनीतिक अवस्थिति है इसकी, आप देखेंगे तो जो सह्याद्री पर्वतमाला है, कोंकण तट है, दक्कन पठार है और मुख्य रूप से पूर्वी घाट में भी, जैसा कि हमने एक बताया कि तमिलनाडु में भी एक किला है, तो ऐसे विभिन्न भूभागों पर यह फैला हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें निर्माण और विकास की इसके, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम चर्चा करें तो इनके शासनकाल के दौरान ही आप देखेंगे दोस्तों 17वीं शताब्दी में जो है आरंभ हुआ था इन सभी का निर्माण और बाद में लगभग 19वीं शताब्दी तक जितने भी पेशवा रहे, जो पेशवाओं के काल है, इनके काल तक यह जारी रहा और ये किले मराठा साम्राज्य की जो सामरिक सैन्य दृष्टि है और जो स्थापत्य कौशल है उसके प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किले हैं उन पर एक बार आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उनकी अवस्थिति कहाँ अभी देखने को मिलती है, देन हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो 12 किले हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। सालहेर, सिवनेरी, लोहरगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाल, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, रायगढ़, खंडेरी। ठीक है, तो यह आप देखेंगे सारे कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जिंजी किला है जो आपको कहाँ पर, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, पूर्वी घाट पर देखने को मिलता है। बाकी आप देखेंगे सारे जो है पश्चिमी घाट से सटे हुए किले हैं, जो वेस्टर्न घाट से उस पर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक चीज और बताया था कि जो सह्याद्री पर्वतमाला है, ठीक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी तट है दोस्तों, जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, उसमें इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल रही है वेस्टर्न घाट में। इसके अलावा कोंकण तट की बात करें और पश्चिमी घाट की बात करें तो कोंकण तट पूरा जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि यही जो है कोंकण तट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर ही इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किले हैं, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण किला आपको देखने को मिलता है, शिवनेरी जो है देखने को मिलता है फर्स्ट नंबर पर। इसके बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है दोस्तों यहीं पर हुआ था, जिसके कारण यह जो है बहुत ही प्रमुख किला है। और इसके बाद राजगढ़ का जो पहाड़ी किला है, जिसे
हिंद स्वराज के पहले राजनीतिक अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे जो गुरुमदेव पहाड़ी है, इस पर होने के कारण पहले इसको जो गुरुमदेव नाम है उससे भी जो है जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। और यह उन 12 किलों में से एक था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1666 में, अगर हम बात करें तो, जो पुरंदर की संधि थी उस पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था। ठीक है, आप इस संधि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके अलावा रायगढ़ पहाड़ी किला की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपनी जो सामरिक और अजेय स्थिति है, इसके कारण अपनी दूसरी जो राजधानी है इसके रूप में इसको चुना गया था। रायगढ़ किले की बात करें दोस्तों तो इसमें हिंदवी स्वराज के जो स्वर्ण सिंहासन है इसकी स्थापना मुख्य रूप से करी गई है। और वर्ष 1962 की बात करें तो इसमें शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग का पुनरुद्धार भी करवाया था, जिसमें राजा का महल और एक बाजार, वर्षा जल, मुख्य रूप से इस वर्षा जल के लिए जो संचयन प्रणाली है और जो प्रशासनिक सुधार है मुख्य रूप से वह शामिल थे। इसके अलावा और भी जो प्रमुख तटीय किले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मराठा नौसैनिक शक्ति की रीढ़ केवल उनका बेड़ा ही नहीं था दोस्तों, बल्कि यह तटीय किले और जो समन्वित नेटवर्क है वह भी देखने को मिलते थे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप स्पष्ट तरीके से ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से दोस्तों अगर हम बात करें तो जो यह नेटवर्क था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र और जो शरण स्थल थे इसके रूप में कार्य करता था दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे तो इससे युद्ध काल में जो सुरक्षित आश्रय लेने में सहायता है वह मिलती थी। यह आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान में रखेंगे। विजय दुर्ग जो तटीय किला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और शिवाजी ने इस किले को आप देखेंगे, जो बीजापुर के आदिल शाह की बात हम लोग जानते हैं, तो उससे जो है यह छीना हुआ था और इसका नाम बाद में बदलकर जो है विजय दुर्ग कर दिया गया था आदिल शाह से छीनने के बाद। और इसे एक पॉइंट और इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह बहुत ही प्रमुख हो जाता है इस किले को दोस्तों। इसके अलावा खंडेरी दीपी किला, अच्छा यह जो विजय दुर्ग तटीय किला है इसको दोस्तों पूर्व का जो जिब्राल्टर है यह क्यों कहा जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताइएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। और जो जिब्राल्टर किला है वह कहां पर स्थित है इसको भी आप बता सकते हैं दोस्तों। खंडेरी दीपी किला की बात करें तो इसका निर्माण लगभग 1679 ईस्वी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं इनके शासनकाल में हुआ था। और इसका निर्माण का उद्देश्य जो है वह मुरुंद जंजीरा दुर्ग में जो सिद्धियों पर नियंत्रण है वह रखना था दोस्तों। और अन्य जो सिंध दुर्ग थे मुख्य रूप से दोस्तों, और जो सुवर्ण दुर्ग है वह बहुत ही प्रमुख थे। विशेष रूप से यहाँ पर जो शिवाजी का जहाँ जन्म हुआ, साथ ही साथ जो है जो पुरंदर की संधि हुई, इसके संदर्भ में जितने भी किले आपको देखने को मिलते हैं यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विजय दुर्ग हो गया, यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम मराठा साम्राज्य के बारे में देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और इसका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, है ना। आपको पता होगा कि 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के वह जो है उदय के साथ इस साम्राज्य का उदय होता है। और 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने विभिन्न दक्कन राज्यों में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का दोस्तों गठन किया था। और इसने जो है आप देखेंगे तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर मुख्य रूप से शासन भी किया था दोस्तों। उस समय जो राजधानियां थी वह रायदुर्ग, जिंजी और सतारा के बाद पुणे देखने को मिलती हैं। और शासन की बात करें तो अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में जो पेशावर है उससे लेकर दक्षिण में जो तंजावुर है वहां तक फैला हुआ देखता था दोस्तों। यहाँ पर एक और बहुत ही प्रमुख बात हो जाती है, जो प्रशासन है दोस्तों, शिवाजी जी द्वारा जो स्थापित प्रशासन था दोस्तों, जो परिषद थी एक अष्ट प्रधान नाम की परिषद हुआ करती थी जिसमें 8 मंत्री शामिल हुआ करते थे, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक बार आप देखेंगे जो अष्ट प्रधान मराठा प्रशासन की रीढ़ है उसमें जो पेशवा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अमात्य है, जो सचिव है, जो मंत्री है, जो सेनापति है, सुमंत है, न्यायाध्यक्ष है, जो पंडित राव, यह सभी जो है मुख्य रूप से पद देखने को आपको मिलते थे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे पेशवा की बात करें तो पेशवा क्या हुआ करता था, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए पेशवा। पेशवा जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो अमात्य हुआ करते थे वह वित्त मंत्री, अभी प्रेजेंट के टाइम में जैसा आप पोस्ट हायरार्की देखते हैं, सचिव मंत्री जो है गृह मंत्री के रूप में जो है शामिल होते थे। और मुख्य रूप से मंत्री को भी गृह मंत्री ही कहा जाता था। सेनापति की बात करें तो कमांडर इन चीफ जो आप देखते हैं वह सेनापति हुआ करता था उस समय। सुमंत विदेश सचिव हुआ करते थे। न्याय अध्यक्ष की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और पंडित राव जो है
सर्वोच्च पुजारी हुआ करते थे दोस्तों। तो यह जो है पूरी जो परिषद थी इसी को अष्टप्रधान कहा जाता था। यह अष्टप्रधान की पोस्ट हुआ करती थी। मुख्य रूप से शिवा जी द्वारा स्थापित जो है यह परिषद देखने को मिलती है। तो इसके संदर्भ में आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर पिछले स्लाइड पर अगर हम दोस्तों देखें तो जो शिवनेरी दुर्ग है इसको ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थल है। यहाँ पर पहाड़ी किला है। जो राजगढ़ दुर्ग है यहाँ पर आप देखेंगे मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, पहले नाम जो है मोहम्मदाबाद देखने को मिला था। 1665 में पुरंदर की संधि के समय शिवाजी के अधीन आया था, इसको ध्यान में रखना है। और तीसरा रायगढ़ का जो दुर्ग है यह तो विशेष तौर पर आपको तीनों ध्यान में रखना है। रायगढ़ क्यों? मराठा साम्राज्य की अभी राजधानी रही, हिंदवी स्वराज के सिंहासन की स्थापना हुई यहाँ पर और 1962 में पुनः निर्माण इसका होता है और जल प्रबंधन प्रशासनिक संरचना मुख्य रूप से इसमें विकसित होती है। तो यह तीन आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों। अब राजस्व प्रणाली और जो साम्राज्य का पतन है उसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो सरदेश मुखी और जो चौथ है, यह दो प्रकार की जो कर प्रणाली है वह देखने को मिलती थी। अगर सरदेश मुखी की बात करें तो संपूर्ण राज्य पर 10% का जो कर था यह जो है देखने को मिलता है। और जो चौथ था इसके बारे में बात करें तो पड़ोसी सरदारों के कुल राजस्व का 1/4 जो हिस्सा था वह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखिएगा। जो मराठा साम्राज्य जो है, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर जो चौथ है दोस्तों, यह जो पड़ोसी सरदार हुआ करते थे जिन पर सीधा जो है नियंत्रण किसका नहीं हुआ करता था, मराठों का, तो वह जो है जो क्षेत्र था उस पर 1/4 हिस्से के रूप में कर लिया जाता था। ठीक है, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम जो है आपको सैन्य सहयोग दे रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए जो है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पतन के संदर्भ में देखें तो 1761 में पानीपत का तृतीय जो है युद्ध होता है दोस्तों और इसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों जो है पराजय होती है मराठा साम्राज्य की और मराठा साम्राज्य का पतन वहीं से आरंभ हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 आंग्ला मराठा युद्ध होते हैं और अंततः जो यह महान साम्राज्य हुआ करता था जो मराठा साम्राज्य, इसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो आपको पता होगा जो मराठा साम्राज्य और सदाशिव भाऊ हैं वर्सेस जो मुख्य रूप से अहमद शाह अब्दाली है दोस्तों, इसके बीच जो है सबसे पहले पानीपत के तृतीय जो है युद्ध से ही मराठा साम्राज्य के पतन का जो मुख्य रूप से सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। यह जो है ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो यह किले हैं, जो मुख्य रूप से 12 किले हैं, इनको जो है अब जो 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसके रूप में जो है इसको घोषित कर दिया गया है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर जो WHS है दोस्तों, इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्या है इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। विश्व धरोहर जो है स्थल की बात करें तो यूनेस्को ने 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत ऐसे क्षेत्र या जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जिन्हें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है वह देखने को मिलते हैं। और इन स्थलों की 3 श्रेणियां हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक के साथ साथ एक श्रेणी है मिश्रित की दोस्तों। तो 3 श्रेणियां हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। और भारत की स्थिति के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के 6ठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर देखने को मिलता है। अभी तक भारत में कुल दोस्तों 44 जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं वह देखने को मिलते हैं, जिसमें 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो मिश्रित है वह कौन सा है तो कंचनजंगा है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा है दोस्तों। ऐसे स्थलों की जो सुरक्षा है और जो संरक्षण है इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर होता है जो पेरिस फ्रांस में जो मुख्य रूप से स्थित है और वह जो है इसकी निगरानी इसके संदर्भ में देखरेख करता है दोस्तों। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना 1992 में की गई थी दोस्तों और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर से जुड़े सभी कार्यों का जो मुख्य केंद्र और जो समन्वय है वह करता है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए, विश्व धरोहर स्थलों के चयन के लिए जो मानदंड है दोस्तों वह क्या है, स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और इसमें आप देखेंगे 10 चयन मानदंड बनाए गए हैं और कम से कम कोई एक मानदंड पूरा होना चाहिए, तभी उसको हम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे मानव की जो सृजनात्मक प्रतिभा है इसका जो उत्कृष्ट कृति हो या जो मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान प्रदर्शित करता हो, इस प्रकार का कोई चीज हो, तो यह सभी हो सकता है दोस्तों।
हर साल आप देखेंगे तो प्रत्येक सदस्य जो है दोस्तों, सदस्य राष्ट्र हैं, केवल एक स्थल को ही विश्व धरोहर जो समिति है इसके विचार के लिए नामित कर सकते हैं, ठीक है? तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो विश्व धरोहर समिति ही जो है अंतिम निर्णय लेती है कि किसे जो है इस सूची में शामिल करना है। और मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो 2021 से 25 तक इस समिति का सदस्य भारत भी रहा है। 26 में फिर से ये रिन्यूअल होगा। देखते हैं इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको जरूर जो है चर्चा में जो है शामिल करेंगे इससे संबंधित, ठीक है? तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करिएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपने बहुत ठीक ढंग से इसको कनेक्ट भी कर लिया होगा सिस्टमेटिक तरीके से। और आशा करता हूँ कि जो 44वां जो आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला यह 12 किला है, भारत के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैं, इनको आपने ठीक से समझ लिया होगा। मराठा साम्राज्य के बारे में भी बेसिकली आपने समझ लिया होगा और ओवरऑल सारी चीज़ों को आपने ग्रिप कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम अगले जो है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? क्या होती है टेंटिव लिस्ट यूनेस्को की, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की, तो इस पर हम लोगों को बात करनी है, क्योंकि यह भी जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक की बात करें तो इसमें कई जो है जो नए स्थल हैं इनको विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और यह चर्चा में रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वह होने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए और अच्छे तरीके से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय, मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।